निर्मला सीतारमन ने 2022 की बजट स्पीच के अंदर डिजिटल रुपए का जिक्र किया और 1 नवंबर 2022 से डिजिटल रुपए होलसेलर्स के लिए लॉन्च हो चुका है। 1 दिसंबर से रिटेलर्स के लिए लॉन्च हो चुका है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का और इसे कुछ ही सिटीज में टेस्ट किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसे और ज्यादा सिटीज में डाला जाएगा और लगभग सारे कस्टमर्स को इसका लाभ मिलेगा। डिजिटल रुपए यानी कि सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा किसी स्टेशनरी शॉप से। मैंने उसे डिजिटली ट्रांजैक्शन की, यानी कि यूपीआई के द्वारा मैंने उसे 5 रुपए भेजे। अब मेरा अकाउंट एसबीआई का है, सामने वाले का अकाउंट एचडीएफसी का है, तो ट्रांजैक्शन हुई एसबीआई से लेके एचडीएफसी में। अब होता क्या है, उसी टाइम मुझे तो मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से 5 रुपए डेबिट हो चुके हैं और सामने वाले को मैसेज आ जाएगा कि उसके अकाउंट में 5 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन बैंक्स उसी समय नहीं करते हैं। बैंक्स सारी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए एक दिन चुनते हैं पीरियोडिकली। इसके साथ साथ एसबीआई और एचडीएफसी अपना अपना एक लेजर मेंटेन करके रखते हैं। लेजर का मतलब ये होता है वो अपने कस्टमर्स को या अपने बेनिफिशियरीज को ये देखते रहते हैं कि उनका पैसा कहां से इन सबके ऊपर बैठा हुआ है आरबीआई। आरबीआई का खुद का अपना एक लेजर है, वो इन सब बैंक्स को मॉनिटर करता रहता है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई हेड पे है और वो पूरे बैंक्स को मॉनिटर कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का सारा पैसा कहां रोटेट हो रहा है। अब आपको ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गई होगी कि बैंक्स में ट्रांजैक्शन होता कैसे है, लेकिन सीबीडीसी और डिजिटल रुपए के केस में कुछ अलग चीजें हैं। जैसे सीबीडीसी यानी कि ई रुपए के केस में बैंक इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेंडर, रिसीवर और आरबीआई को पता है कि हर एक डिजिटल रुपी कहां से कहां गया है, यानी कि आरबीआई हर एक डिजिटल रुपी को मॉनिटर कर रहा है। बैंक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा डिमांड थी और सिर्फ भारतीय सरकार ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सब अपनी अपने डिजिटल करेंसीज को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। इसीलिए भारत ने भी डिजिटल करेंसी अपनी खुद की लॉन्च कर दी है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भारतीय सरकार इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एक कदम और ऊपर लेके जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके दिमाग से कुछ चीजें हटा देता हूं। जैसे भारतीय सरकार का यह मानना है कि डिजिटल रुपी फिजिकल कैश को रिप्लेस कर रहा है और इससे बेनिफिट यह होगा कि फिजिकल कैश को प्रिंट करने के लिए जितना भी खर्चा लगता है वो खर्चा बचेगा। अच्छा, 2020 और 2021 में भारत सरकार के करीबन 5,000 करोड़ रुपए लगे थे कैश को प्रिंट करने के लिए, लेकिन मैं आपको यह बता दूं इससे कई गुना ज्यादा पैसा लगाएगा डिजिटल करेंसी से को साइबर अटैक्स से बचाने के लिए। लेकिन यह बात कौन समझाए सरकार को। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीबीडीसी यूपीआई से कंपीट करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात बताओ, सपोज करो आप कस्टमर हो और मैंने आपको कुछ पैसे दिए 10 लाख रुपए। आप वो 10 लाख रुपए बैंक में जहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे रखना ज्यादा पसंद करेंगे या आरबीआई के उस बैंक अकाउंट के अंदर जहां पे आपको 0 इंटरेस्ट मिल रहा है। सब लोग बैंक अकाउंट्स को ही प्रेफर करेंगे, यानी कि कोई भी कस्टमर्स अपना पैसा वॉलेट या डिजिटल रुपी या सीबीडीसी के ऐप में क्यों रखेगा जब उसको कोई इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो यूपीआई डिजिटल रुपी का काम तो नहीं करेगा, लेकिन यूपीआई एक डिजिटल एनेबलर है, यानी कि पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन यहां से वहां यूपीआई करता है। अब ना तो ये यूपीआई से कंपीट कर पाएगा सीबीडीसी, ना ही इससे कोई कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है। तीसरी जो चीज सरकार बोल रही है वो ये बोल रही है कि क्रिप्टो करेंसीज की बहुत ज्यादा डिमांड है और इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, यानी कि इंडिया को सोने की चिड़िया आज भी कहा जाता है। इनका मानना यह है कि क्रिप्टो करेंसीज को रिप्लेस कर देगा सीबीडीसी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में खुद में बहुत अंतर है। करेंसीज वर्क करती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि हर एक इंसान को पता रहता है कि ये ट्रांजैक्शन कहां पे किस समय किसने किसको कितना भेजा। वहीं दूसरी तरफ सीबीडीसी मॉनिटरिंग सिस्टम है, आरबीआई उसको मॉनिटर करेगा कि कितना पैसा कहां से कहां जा रहा है। अब मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का बैंकिंग सिस्टम में लेके आने के लिए। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूं। 2014 के इलेक्शन के तुरंत बाद मोदी सरकार जन धन योजना लेके आई। ये योजना बहुत ही ज्यादा बढ़िया योजना थी क्योंकि इसमें हर एक गरीब परिवार को एक बैंक अकाउंट मिलेगा जिसके अंदर सरकार अपनी डायरेक्ट सब्सिडीज उसके बैंक अकाउंट में डाल सकती है। अब जब जन धन योजना अपने पीक पेज पे है तो एक और सीबीडीसी जैसी चीज लाने का क्या फायदा। दूसरी चीज, 50 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज जन धन योजना में हिस्सा ले चुके हैं।
अब उनको दोबारा से अकाउंट खोलना पड़ेगा सीबीडीसी के पास और दोबारा से ट्रांजैक्शंस के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, फिर ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा? अब बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे प्राइवेट बैंक्स की लेंडिंग पावर्स कम हो रही है। देखो, जब बैंक्स का रोल ही नहीं रहेगा सीबीडीसी के अंदर, तो प्राइवेट बैंक्स और आरबीआई के बीच में कंपटीशन आ जाएगा। देखना ये है बार्टर सिस्टम से लेके फिजिकल कैश से लेके डिजिटल पेमेंट्स, और कहां तक हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम हमें लेके जाएगा। अगर आप लोगों को ये व्यूज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।